नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसे गौर से अगर आप देखेंगे तो पूरी पटकथा बिहार की सियासत की आपको सामने नज़र आएगी। बिहार एनडीए में क्या चल रहा है वह भी आप देख लेंगे। इसमें दर्शाया यह गया है कि बिहार में प्रति लाख पर जो अपराध दर बाकी राज्यों की तुलना में कम है, और यह आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह दिखाया है, उस तस्वीरों में जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसमें यह दिखाया गया है कि नीतीश कुमार गायब हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और कह सकते हैं गृह विभाग भी उनके पास है, नीतीश कुमार ही गायब हैं कौन? प्रधानमंत्री की तस्वीर है, जेपी नड्डा की तस्वीर है, भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की तस्वीर है, इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर है। अब सवाल यहीं पे ये खड़ा होता है कि आखिर बिना नीतीश कुमार के आप बिहार की परिकल्पना कैसे कर रहे हैं, और ये अपराध दर की बात जब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस हालात में जब गृह विभाग भी नीतीश कुमार के पास है। ये मामला कुछ वैसा ही है कि जैसे कि गांव देहात में एक कहावत है कि आप गाल भी फुलाए रखना चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ होती नहीं है। तो बीजेपी की हालत यही है कि वह नीतीश कुमार के साथ दिखना भी चाहती है, लेकिन उनसे अपने आप को डिस्टेंस्ड भी रखना चाहती है, उनसे दूरी भी बना करके रखना चाहती है। तो यह जो पोस्टर जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया में उनके बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो जारी हुआ है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार में अपराध कम है, और उसमें कुछ राज्यों के नाम केरल और सहित और मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि के नाम गिनाए गए हैं कि उन प्रति लाख आबादी पर जो अपराध दर जो है वो उन राज्यों से कम है बिहार में। तो सवाल उठता है कि ये जब आप गिना रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि अपराध बिहार में कम है, तो इस उपलब्धि को बताने के साथ साथ तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार उस उपलब्धि का हकदार अकेले बीजेपी है कि और लोग भी है, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, और गृह विभाग जो पुलिस जिसके अधीन है, पूरा पुलिस प्रशासन, सीआईडी और तमाम तरह का जो पुलिस का और जो विंग है, वो सब मुख्यमंत्री के अधीन है, जो गृह विभाग क्योंकि वही संभालते हैं। तो जब गृह विभाग उनके पास में है, तो उसका श्रेय, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका श्रेय तो मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। तो जब पोस्टर आप जारी करते हैं, उस पोस्टर में तो उनका भी नाम होना चाहिए, लेकिन वो न उनका नाम है न उसमें उनकी तस्वीर है। ये प्रायः ऐसी घटनाएं होती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले जब यहाँ कोइलवर में जो समानांतर पुल, नया पुल जो बना है रेलवे का, उसके उद्घाटन समारोह में भी नीतीश कुमार क्या जो पोस्टर जारी हुआ था उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें नहीं थी। और जब ये मीडिया में चीज़ें चली तो दूसरे दिन, जिस दिन उद्घाटन होना था, उस दिन एक चेंज किया गया था उसमें। तो ये नितिन गडकरी ने तारकिशोर प्रसाद को सीएम बता दिया था बिहार का। बिल्कुल। और सवाल ये है कि ये चीज़ें अंतिम समय में क्यों ठीक की जाती है? क्या लोग बीजेपी वाले भूल जाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको आपने अपना नेता माना हुआ है, उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, गृह विभाग जो है उनके अधीन है। तो गृह विभाग का अगर जो कुछ भी उपलब्धि है, तो अगर उसको आप गिनवाएंगे तो उसमें नीतीश कुमार का भी तो नाम होना चाहिए। सर, सवाल ये है कि बीजेपी अपना ही स्टैंड क्यों बदलते रहती है? हाल ही के दिनों में आपने भी देखा, जब अग्निपथ योजना के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए, तो उस दौरान बीजेपी ने खुलकर आरोप लगा दिए कि नीतीश सरकार का जो प्रशासन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और लिहाजा कई नेताओं को सुरक्षा दी गई। बीजेपी के दफ्तरों पर हमला हुआ और बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए, उनकी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई, बीजेपी के दफ्तरों में आग लगाया गया, ये सब गिना रहे थे। ये अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आपने प्रशासन पे आरोप तो लगा दिया, फिर आप दूसरी तरफ यह भी पोस्टर छपवा रहे हैं बगैर नीतीश कुमार के कि प्रशासन जो है बीजेपी के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आया इनकी बातों से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अपने 10 नेताओं की सुरक्षा बढ़वा दी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको दिलवाई, और
उनको अब सीआरपीएफ की 10 लोगों के सीआरपीएफ के 10 जवान उनको घेर करके रखे रहते हैं, उनके साथ सुरक्षा में चलते हैं। तो आपने एक तरफ उनकी सुरक्षा बढ़वाई इस नाम पर कि ये बिहार में असुरक्षित हैं, यानी आपने अपनी ही सरकार के बारे में सवाल खड़ा कर दिया और उसको सवालों के घेरे में ला दिया कि उसकी पुलिस आपके नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बड़ा सवाल सर ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने खुद की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। और छूट भइये नेता, उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया कि भाजपा के छूट भइये नेताओं को किस आधार पर आपने वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। बिल्कुल, जिन लोगों के नाम उसमें डाले गए हैं उसमें बहुत ही गैर लगता है कि ऐसे ही एक सूची बना करके भेज दी गई और कहा दिया गया कि इन लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो सवाल ये सब उदाहरण हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी जो चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहें भी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिखे नहीं। यह जो दुविधा बीजेपी की है वह हमेशा उसको कचोटती रहती है कि वह किसी तरह वहाँ से उनकी छाया से बाहर आने की जो अकुलाहट है, जो बेचैनी है, वो बेचैनी बीजेपी को इस तरह की गलतियां करने पर बाध्य करती है। लेकिन बीजेपी को पता है कि यहाँ माइनस जेडीयू माइनस नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बिहार में अपनी सरकार बनाना, अपना मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से आज की तारीख में भी वो सपना जैसा ही है, क्योंकि उनको बिहार में बीजेपी को सरवाइव करने के लिए, बिहार में बीजेपी को स्टैंड करने के लिए उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए पिछले 15 सालों में बीजेपी यहाँ मजबूत हुई है और नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, यह तो पिछले चुनाव में साबित हो गया। तो बीजेपी उनके छाया से मुक्त होना चाहती है, इसलिए इस तरह के प्रयोग करती रहती है। और जब हल्ला होता है, जब मीडिया में बातें आती हैं, तो उसका करेक्शन भी होता है। उसमें वो जो गलती होती है, उसको जो दिखती है उसको करेक्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि ये ऐसे ही हो गया, गलती हो गई थी। ये गलती वाली बात तो समझ से पड़े, लेकिन इसमें सर आपको कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी दिखती है भाजपा और जदयू के रिश्तों के बीच कि बार बार आप नीतीश कुमार को कई लोग कह रहे हैं कि जलील करने जैसा है कि हर वक्त आप यही गलती करते हैं कि आप ऐसे अहम चीज़ों में क्रेडिट देना भूल जाते हैं, क्योंकि नेतृत्व तो आपने नीतीश कुमार के हाथों में दे रखी है। और ऐसी परिस्थिति में बार बार भाजपा यह संदेश देकर क्या साबित करना चाहती है? क्या हम अकेले सफिशिएंट हैं? देखिए, ये मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि बीजेपी कभी भी अब नीतीश कुमार के छाया से मुक्त होना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो उनके साथ रहे, क्योंकि अगर उनसे मुक्त होगी अभी तो सरकार में नहीं रह पाएगी। तो इसलिए वो इस मजबूरी में वह नीतीश कुमार को ढो रही है। लेकिन अगर उसके प्रचार तंत्र को आप गौर करेंगे, उनके नेताओं के बयानों को, चाहे वो व्यक्तिगत बातचीत में उनको आप देखेंगे या कहीं आम जनता के बीच में उनकी बातचीत को आप देखेंगे, तो साफ साफ लगेगा कि वो नीतीश कुमार को डिनाई करते हैं, नीतीश कुमार की आलोचना भी करने में नहीं हिचकते हैं और कुल मिलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही हैं जो यहाँ चला रहे हैं। एक सवाल सर ये उठता है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी का असर दिल्ली तक दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं पर उसका असर क्यों नहीं दिखता? वो लोग जब मर्जी कुछ भी बयान देते हैं, कुछ भी पोस्टर जारी करवा देते हैं, लेकिन फिर दिल्ली स्तर के नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो आते हैं, फिर नीतीश कुमार से बात करते हैं, प्रधानमंत्री तक पहल करते दिखाई पड़ जाते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो क्या ये दो धड़ा क्यों काम कर रहा है? क्या ये ऐसा ही सिग्नल ही है? ये मेरा मानना है कि बीजेपी हमेशा टैक्टिकल कंस्पायरेसी के थ्योरी पर काम करती है कि हमेशा अगर आपके खिलाफ साजिश भी रची जा रही है, जिसको कि राजनीति में स्वीकार्य है वह, तो साजिश रची जाती है तो उसमें कई स्तरों पर लोग काम करते हैं। एक आदमी आपके खिलाफ बोलेगा, दूसरा आदमी आपके बचाव में खड़ा होगा, तीसरा आदमी जो है वो मध्यस्थ की भूमिका में होगा। तो ये बीजेपी में ये इस तरह की आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है। एक आदमी आपके खिलाफ में बोलेगा, एक आदमी आपके पक्ष में बोलेगा और तीसरा आदमी जो है वह मध्यस्थता करने, मिडिल मैन की भूमिका में रहेगा, आप दोनों में बीच बचाव करने की भूमिका में रहेगा। अब आपने देखा होगा कि जब अग्निपथ के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था यहाँ पर, उस दौरान जब इनके संजय जायसवाल के बयान आए तो ललन सिंह ने जो जवाब दिया कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया हुआ है। तो बाद में क्या हुआ, जब दिल्ली में ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नामांकन हो रहा था, द्रौपदी मुर्मू का, उस दौरान जब ललन सिंह गए तो प्रधानमंत्री ने आवाज़ देकर ललन जी इधर आइए और उनको अपने बगल में जगह दी। तो ये
जो पोस्चरिंग है, ये जो कि हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपको कितना मानते हैं, ये अलग अलग समय और ये देख करके ये लोग इस तरह की पोस्चरिंग करते हैं और ये इनके बीच में इसी तरह का रिश्ता ये चल रहा है। अब इसमें कभी कभी ऐसी करवाहट आती है कि रिश्ते लगता है कि अब टूटने वाले हैं, तो वो नौबत हमको लगता है कि अब आने ही वाली है कभी निकट भविष्य में, क्या कि ये बहुत दिनों तक ये चलने वाला नहीं है। अभी हम लोग इससे पहले भी कई वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि अभी बिहार के सियासत का कंट्रोल एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में है। जिस तरफ जाना चाहेंगे उस तरफ की सरकार वो बना देंगे और फिर वहाँ पर वो किंग मेकर के रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। भाजपा इस बात को समझ रही है, बावजूद इसके इस तरह के पोस्टर जारी करना, ये सारे संदेश दिखाना और नीतीश कुमार पर बयानबाजी करना, सरकार पर बयानबाजी करना। लालन सिंह का भी एक जो बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई मुसलमान बीजेपी के साथ क्यों जाएगा। ये मतलब ये कहने का क्या मतलब? उन्होंने एक तरह से दोनों बातें कह दी कि आप मुसलमान विरोधी हैं और दूसरी बात कि मुसलमान विधायक जो थे वो सही जगह पर चले गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी, जैसे आपने कहा कि टैक्टिकल कॉन्स्पिरेसी पे ध्यान देती है, लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि सिर्फ वो नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, जदयू के लिए नहीं, अलग अलग पार्टियों पर भी इस तरह अलग अलग जगहों पे करती है। खुद अपने पार्टी के भीतर भी वो इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करती दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में तो दिखा ना कि वहाँ जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको वो तो लग रहा था कि आसमान के तारे हैं, लेकिन उनको ज़मीन पर ला दिया गया जी। और भी कई चीज़ें सर देखेंगे कि मैं सुन रहा था एक बड़े पत्रकार को, उन्होंने बताया कि किस हिसाब से दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो बड़े नेता हुआ करते थे, एक एक करके सबके पर कतर दिए गए। अब बिहार में उदाहरण के तौर पर रविशंकर प्रसाद का नाम ले सकते हैं। अभी बस बोले कि 3 लोग बचे हुए थे, जिसमें से एक को भी अब निपटा ही दिया गया, मुख्तार अब्बास नकवी को। इसके बाद जो बच जा रहे हैं नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, अब बस यही दोनों बच्चे हैं जिनको किनारे लगाना है, फिर ये पॉलिसी होनी है। तारीख में बीजेपी को अगर देखेंगे, बीजेपी के जो वहाँ संसद में जो भी प्रतिनिधि हैं उसमें कोई मुसलमान चेहरा अब नहीं बचा है। मुसलमान फ्री हो गई है बीजेपी। जैसे बीजेपी ने नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में जा रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाई, मुसलमान मुक्त अपनी पार्टी को बीजेपी ने फिलहाल कर लिया हुआ है। मैं ये संसद में मैं कह रहा हूँ, और जगह तो बिहार में तो खैर उनके एक मंत्री भी हैं। तो ये इस दिशा में ये लोग जा रहे हैं। जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि वो अपने सहयोगियों को लेकर और अपने भीतर के लोगों पर भी इस तरह के प्रयोग बीजेपी करती रहती है। जैसे कि अब वहाँ महाराष्ट्र में भी सवाल तो उठ रहा है, जब वहाँ उद्धव ठाकरे ने कहा कि उस समय आप अगर मेरी बात मान ली रहते तो मुख्यमंत्री तो आज आपका होता, क्योंकि 2.5 साल का फार्मूला था जो आपने वचन दिया हुआ था और आपने पूरा नहीं किया, तो आज मुख्यमंत्री भी आपका नहीं बना। लेकिन वहाँ जो आपने चर्चा छेड़ दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी कैसे काम करती है, कि वहाँ जो हुआ है, फडणवीस को जो ज़मीन पर ला दिया गया है, क्योंकि वो मिठाई खाते हुए जो तस्वीरें उनकी आ रही थी, काफ़ी हुलस हुलस करके लोग उनको मिठाई खिला रहे थे, उनके घर परिवार के लोग आए हुए थे, उनकी पार्टी के लोग थे, तमाम लोग उनको घेरे हुए थे और सब लोग बारी बारी से मिठाई खिलाए थे। तो मिठाई वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए की खुशी में तो नहीं खा रहे थे, उनको तो खुशी इस बात की थी कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और फडणवीस को भी था कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए मिठाई खा भी रहे थे, लोग खिला भी रहे थे उनको। लेकिन दिल्ली की प्लानिंग यह है कि महाराष्ट्र में जिस इलाके में बीजेपी कमज़ोर है, उसी इलाके से ये शिवसेना वाले लोग ज़्यादा जीत करके आते हैं। उन इलाकों में शिवसेना को कमज़ोर करना है, शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे से छीन करके शिंदे के हाथ में दे देना है, और उद्धव ठाकरे को किसी तरह अलगाव में डाल करके उनको कमज़ोर कर देना है। इसलिए बीजेपी ने एक कुर्बानी देने के लिए तय किया कि यह काम अगर आप शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो नहीं हो सकता है। उसको दिखाना है कि हमने बड़ा पद उनको दे दिया, हम खुद छोटा पद लिए, और दूसरे ये कि हमने एक कुर्बानी दी है, और उसके बाद तो ये इलाके में घूम करके अपने लोगों को वो मोबिलाइज करेंगे। मतलब साजिश कुछ इस तरह की है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिया गया नीतीश कुमार के, कि आप कमज़ोर कर दीजिए, कमज़ोर कर दिया। वो हुआ जी, उसका असर हुआ। उस अपने उम्मीदवार भेजे गए वहाँ, अपने लोगों को पार्टी रिजाइन करवा करके लोगों को भेजा गया वहाँ, पार्टी ने निकाल दिया कि हम इनको बागी हो गए हैं,
बड़े बड़े नाम उसमें राजेंद्र सिंह तो बड़े नाम थे जी। तो उनको भेज दिया गया वहाँ चुनाव, सब लोग वापस हो गए, चौरसिया भी वापस हो गए, राजेंद्र सिंह भी वापस हो गए और ढेर सारे ऐसे लोग सब बीजेपी में आ गए। तो भाई आपने 6 साल के लिए निकाला, आपने बागी कहा, तो इतना जल्दी वापस कैसे चल लिया? तो इसका मतलब था कि आपने उन लोगों को एक प्लान के तहत भेजा था। तो ये बीजेपी की पूरी टैक्टिस है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने बहुत कमज़ोर कर दिया राजनीतिक रूप से। अब आगे आने वाले समय में देखिए एक चीज़ और ये लग रहा है कि कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते, चुनाव की घोषणा तो हो गई हुई है, अब हो सकता है कि उसमें उम्मीदवार चयन में भी कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक किया जाएगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ जाए वो, या मतलब बीजेपी चाहेगी कि हमारा स्ट्रोक जो है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़े। तो इस तरह की भी कुछ प्लानिंग चल रही है, उस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे नीतीश कुमार के साथ रहना भी चाहती है और उनसे दूरी भी दिखाना चाहती है, और इसके तहत वो तमाम तरह के उपक्रम करती है कि वह कभी पोस्टर से उनका नाम गायब कर देगी, कभी पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब हो जाएगी। तो ये जो कुछ भी है ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि सोच समझ करके किया जाता है। फिर उसका करेक्शन भी करने के लिए कुछ लोग तैयार रहते हैं और कहते हैं गलती हो गई, हमने सुधार दिया है। जी। तो कुल मिलाकर अभी आप समझ रहे थे बीजेपी टैक्टिकल कॉन्स्पिरेसी यूज करती है। इसमें क्या होता है कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाती है, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करती है। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सतर्क हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, और वो भी जब अपना एग्रेशन दिखाते हैं तो भाजपा के टॉप मोस्ट लीडर हैं वो आकर के बीच बचाव करते दिखाई पड़ते हैं। यह खेल चलता रहता है और यह पोस्टर भी उसी का एक हिस्सा है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।